हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगेन यूर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटरवल फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन द टेम्परेचर। की टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे आरएनएस थ्योरी के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन द टेम्परेचर, कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इसमें आप जनरली ये बताया जाता है कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू लगभग 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है। ओके, अब जनरली ये देखा जाता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप इसमें इंक्रीज किया तो अप्रोक्स 2 to 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब देखिए, जो भी इफेक्ट है टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पर, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसका सिंबल जो होता है वो होता है ईटा होता है। तो इसको हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस लेंगे दो टेम्परेचर में। एक हम लेंगे, कोई टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, उसके बाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के हम दूसरा टेम्परेचर यूज करेंगे। दोनों टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके उनका रेशियो हम निकालेंगे। वो रेशियो जो होगा वो होगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो देखिएगा इसमें आप, generally the rate of reaction become nearly 2 or 3 times for the 10 degree rise in the temperature. The effect of temperature on the rate constant is expressed in the terms of the temperature coefficient. इसका सिंबल हम देंगे ईटा देंगे। तो अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज द 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस कर लीजिएगा, उन दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, उनका जो रेशियो होगा दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। इफ एट टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेट कांस्टेंट यहाँ में हमारे यहाँ पर के है, एंड यदि आपने टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, इसका मतलब कि आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के टेम्परेचर कर दिया, उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट जो है वो आपका के टी प्लस 10 है। तो हम क्या करेंगे, के टी प्लस 10 और के का जो रेशियो होगा दैट इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर है टी डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर है 10 डिग्री, इंक्रीज करके हमने टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज किया है। तो वी कैन सी हियर temperature coefficient is equal to kt plus 10 अपॉन kt is equal to 2 और 3। इसका मतलब ये जो रेशियो होगा वो अप्रोक्स 2 या 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लगभग डबल या ट्रिपल हो जाता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा। जनरली जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टू टेम्परेचर कौन से यूज करते हैं, एक तो हम यूज करेंगे 298 केल्विन, एक हम यूज करेंगे 308 केल्विन टेम्परेचर, इनको हम यूज करेंगे। तो वी कैन सी हियर टेम्परेचर कॉफिशिएंट ईटा इज इक्वल टू के 308 केल्विन अपॉन के 298 केल्विन इज इक्वल टू 2 और 3। ओके, अब देखिएगा कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन होता है, और जब होगा एक्टिवेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, तो एक्टिव मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे इनके बीच में इफेक्टिव कॉलिजन होगी। जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कॉलिजन होती है एक्टिव मॉलिक्यूल के बीच में, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो देखिएगा, the increase in the rate of reaction with increase in the temperature is mainly due to increase in the number of effective collision between the molecules. ओके, इसका मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होंगे, उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा। अब देखिए टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, या फिर रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसको आरएनएस ने बताया था। तो वी कैन सी हियर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन
और मे बी रेट कांस्टेंट प्रपोज्ड बाय द आर्हेनियस। तो हमने क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आर्हेनियस ने क्या क्या बताया था टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस थियरी के जो इसमें अंतर्गत अध्ययन करेंगे इसका। तो देखिएगा अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका, दैट इज द आर्हेनियस थ्योरी। अभी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट को डिस्कस किया कि कैसे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट कांस्टेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट के फॉर्म में। तो अब हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी क्या बताती है कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में बताती है। तो वी कैन से हियर Arrhenius explained about the effect of temperature on the rate of reaction. The important points of the Arrhenius theory can be summarized as, देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसको आप देखिए, according to Arrhenius all the reactant molecules does not participate in a chemical reaction. Only those molecules which have sufficient amount of energy participate in the reaction. इसका मीन्स ये है कि कोई भी आपके केमिकल रिएक्शन है उसमें जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वही मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखिएगा नंबर 2 पॉइंट, the molecules which have sufficient amount of energy are known as एक्टिव मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसको हम एक्टिव मॉलिक्यूल कहेंगे, और जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है मींस रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स है उनको हम क्या कहेंगे, पैसिव मॉलिक्यूल कहेंगे। कैसे देखिएगा इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें आप, जैसे कि मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक कोई ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, इस टाइप से कोई ग्राफ है। तो देखिएगा आप यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, यहाँ होते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ होता है ट्रांजिशन स्टेट या इसको बोलेंगे टीएस। टीएस जो होती है हाई एनर्जी स्टेट होगी। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट के बनने से पहले एक हाई एनर्जी स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। इसी को हम कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसी को हम कह सकते हैं। अब आप देखिए एक चीज, यहाँ पर रिएक्टेंट है ये है, तो यहां से लेकर यहां तक अब देखिए एनर्जी गैप है, ये यहां पर होता है रेट ऑफ रिएक्शन या इसी को बोल सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहां होता है एनर्जी। तो हमने एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ग्राफ प्लॉट हम कर रहे हैं। तो आप देखिएगा ये जो एनर्जी गैप है ये वाला स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। This is the threshold energy. It means the minimum energy which is required to molecule to complete a reaction, या किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मॉलिक्यूल के पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम एनर्जी, उसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका जो सिंबल होगा ETH, TH का मीन्स थ्रेशोल्ड। अब देखिएगा लेकिन मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती नहीं है। ये देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसकी इतनी एनर्जी है, इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ER का मीन्स है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हम कहेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखिए इस मॉलिक्यूल को यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तभी तो एक्टिव होगा मॉलिक्यूल, तब रिएक्शन करेगा आपस में। तो अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लेके जाना है, तो मॉलिक्यूल को एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्ब करेंगे, एक्टिवेट होंगे। तो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल फॉर अ रिएक्शन, that is the activation energy। इसका सिंबल होगा EA। EA is the activation energy, ER is the average energy of reactant, ETH का मीन्स होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मीन्स हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो वैल्यू होगा एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब आप यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी और आपके जो रिएक्टेंट की एनर्जी के सब्सट्रैक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप डेफिनेशन लिख के इसको ग्राफ से यदि अच्छे से समझाओ एग्जाम के अंदर ग्राफ लोड करो तो अच्छा होगा, इससे मार्किंग अच्छी रहेगी और आपका अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर आप इसको समझ चुके हैं।
तो आगे हम चलते हैं, देखिएगा वहां पर जो आरएनएस थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए आप इसका थर्ड पॉइंट की हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या होगा। द मिनिमम amount of energy which the colliding molecules must possess as to make the chemical reaction to occur is known as the threshold energy. It means the minimum energy जो required है किसी भी molecule को chemical reaction करने के लिए, that is the threshold energy. अब देखिएगा, लेकिन इतनी एनर्जी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होती नहीं है, तो मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ती है जिससे ये मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी हम रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी हम उसको सप्लाई करते हैं, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप इसमें देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। तो इन दोनों का जो हम डिफरेंस करेंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी गैप था, एनर्जी गैप। तो अब आप देख सकते हैं इस टाइप से, थोड़ा समझिएगा इसको। सपोज ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ होगा टीएस। टीएस का मीन्स ट्रांजिशन स्टेट, इसी को बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब आप देखिए एक ग्राफ हम यहाँ पे ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन जो एनर्जी था वो ये था, ई ए मान लीजिएगा इसको। बट इन द केस ऑफ दिस ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे ई ए डैश बोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ई ए डैश का वैल्यू जो है वो कम है ई ए से। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी गैप, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इसका वैल्यू कम है, इसका मतलब बहुत ही कम एनर्जी देने पर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। मींस वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल, बट हियर इन दिस केस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर कम टाइम लगेगा, और यहाँ पर आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर टाइम कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा तो एक्टिव मॉलिक्यूल जल्दी बनेंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन क्या होगा, जल्दी होगा। और जब मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन जल्दी होगा तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे हैं। इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जब कम होता है तो मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जब ज्यादा होता है, इट मीन्स क्या होगा, एनर्जी गैप बढ़ गया, तो एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया। जब एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस टाइप से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके 5 पॉइंट को डिस्कस किया है, तो बहुत ही इजी थियरी है ये। आगे हम इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट भी इसको डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी बहुत इजी है, इसको आगे हम लॉ के फॉर्म में भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर भी इसके अंदर रेट कांस्टेंट का रेशियो भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए कि due to the collision between active molecules an equilibrium is established between the passive and active molecules. A high energy species is formed due to the collision between the active molecules which is called as the activated complex or TS. अब देखिएगा, सपोज आपके पास AB and CD, these are the molecule of reactant। अब इनमें से क्या जरूरी है कि सारे के सारे एक्टिव हो, एक्टिव वही होंगे जिनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। सपोज इनमें से कुछ मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे तो क्या होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल का मीन्स है यहाँ पर बॉन्ड वीक होना चाहिए। जब मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, इट मीन्स मॉलिक्यूल एक्टिव है और रिएक्शन करने के लिए क्या ये रेडी होगा। तो अब देखिए यदि इनमें से कुछ मॉलिक्यूल एक्टिव हो गए तो इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मिंग होगा, तो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो इससे क्या बनेगा, हाई एनर्जी स्पीसीज टीएस, इसी को बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, इसके और इनके बीच में जो मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं है उनको बोलेंगे पैसिव मॉलिक्यूल। पैसिव मॉलिक्यूल से टीएस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पैसिव मॉलिक्यूल और एक्टिव मॉलिक्यूल, ये एक्टिव मॉलिक्यूल इनके बीच में क्या हो गया,
इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और इससे क्या बनेगा, टीएस का फॉर्मेशन होगा जिसकी एनर्जी का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। और आपको पता है जिस स्पीसीज की एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इट मीन्स इट इज अनस्टेबल एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होगा, ये जो स्पीसीज है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिएगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज। आपको पता है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा तो वो मूव करने लगेगा। मूवमेंट से इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। कोई भी मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है इट मीन्स उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, इससे वो मूव करता है। जितनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और नंबर ऑफ कॉलिजन जब इंक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं आरएनएस थ्योरी को थ्योरेटिकली। तो किस टाइप से टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू इंक्रीज होता है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी होती है, क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर टीएस होता है, ये भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। आगे भी इसका मैथमेटिकल जो कंसेप्ट बाकी है इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए बी एंड सी डी। इसको आपने एक्टिवेशन एनर्जी दिया तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, एक्टिव हुआ। तो अब देखिए एक्टिव मॉलिक्यूल के बीच क्या बॉन्ड का ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन करने के लिए रेडी है। दिस इज द एक्टिव मॉलिक्यूल। अब एक्टिव मॉलिक्यूल में क्या हुआ, कॉलिजन हुआ। कॉलिजन से क्या होगा, इसके अंदर न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, इसके बीच में ए और सी के बीच में और बी और डी के बीच में न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द ए सी एंड बी डी। अब इसमें क्या होगा, कंप्लीटली ये ओल्ड बॉन्ड्स तो ब्रोकन हो जाएंगे, न्यू बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा दैट इज द ए सी बी डी। ए सी बी डी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो दीज आर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देन एक्टिव मॉलिक्यूल, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट प्रोडक्ट। इस टाइप से फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट किया गया। यहाँ पर रिएक्शन एक्सटेंट है, मींस कितना रिएक्शन हुआ है, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पर रहेगा एनर्जी वाली टर्म रहेगी। तो अब देखिए ये यहाँ पर रिएक्टेंट है ए बी, यहाँ पर रिएक्टेंट है ए एंड बी रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में क्यों इसको एक्टिव किया तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके गए, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। इसके बाद ए और बी के बीच में एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इससे क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसी को हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट या टीएस कहेंगे। अब देखिए ये जो एनर्जी गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी को हम कह सकते हैं ट्रांजिशन एनर्जी, और इसी को हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हम कह सकते हैं। अब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, बहुत ही स्पीडली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ए बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर फाइनल स्टेट और यहाँ पर होती है इनिशियल स्टेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट की है। दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है उसको बोलेंगे डेल जी। और डेल जी क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज। जो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का क्या होता है, डिफरेंस होगा। तो दिस इज अबाउट द आरएनएस थियरी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ दिए हुए हैं कि टेम्परेचर की बेसिस पर दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीन्स होता है जहां पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीन्स होता है जहां पर एनर्जी का इमिशन होता है। तो अब आप देखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यदि मान लीजिएगा प्रोडक्ट की एनर्जी का वैल्यू बहुत कम है रिएक्टेंट की एनर्जी की कंपैरिजन में, तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एनर्जी का क्या हो गया, इमिशन हो गया। तो इट मीन्स पहले रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी लेकिन बाद में एनर्जी का इमिशन हो गया तो प्रोडक्ट की एनर्जी का वैल्यू कम हो गया, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक होती है एंडोथर्मिक, का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज द हायर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसका मीन्स क्या है, रिएक्टेंट ने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है तो प्रोडक्ट की एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब प्रोडक्ट की एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे दो ग्राफ्स को दिया गया है, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर क्या एनर्जी है, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पर है रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, अब जब रिएक्टेंट है जब आपस में रिएक्शन करेंगे, इस पहले मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो गैप है, ये वाला गैप, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ओके,
अब यहाँ पर बन जाएगा टीएस, इसके बाद क्या बनेंगे प्रोडक्ट, और आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी का वैल्यू रिएक्टेंट की एनर्जी की वैल्यू से कम है, और जब प्रोडक्ट की एनर्जी का वैल्यू कम होता है रिएक्टेंट की एनर्जी से, इसका मतलब उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस ग्राफ इज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर एनर्जी है, तो इसमें क्या होगा, ये तो रिएक्टेंट है, यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी आपने सप्लाई किया, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टीएस होगा, और टीएस से बाद में क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट की एनर्जी का वैल्यू आप देख सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी की कंपैरिजन में क्या ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब वी कैन से हियर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आई थिंक क्लियर है। इस टाइप से हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। दीज ग्राफ्स आर कॉल्ड एज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की, कि यहाँ पर टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी किया गया है, इन दोनों को रिलेट किया गया, क्या इसका इक्वेशन होगा। देखिए, on the basis of the above discussion, Arrhenius proposed a quantitative relationship between the rate constant and the temperature, which is known as the Arrhenius equation, that can be represented as follows: K is equal to A e power minus E upon RT, equation number 1. ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इसका मीन्स क्या, इसका मीन्स है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज प्री एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। देखिएगा यहाँ पर E अपॉन आर टी है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लोअर वाले पार्ट में साथ में क्या माइनस है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन टी हो जाएगा, और साथ में एक्सपोनेंशियल है, तो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज प्री एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। प्री एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के है, के यहाँ पर क्या रेट कांस्टेंट है, ए यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इस ए को आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के पहले लगाया गया है, ध्यान देना एक्सपोनेंशियल के पहले लगाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसी को हम क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहेंगे। P यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, E यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ पर क्या है टेम्परेचर है, और R का जो वैल्यू होगा वो होगा 8.314 जूल पर कैलोरी पर मोल, सॉरी जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है ना। इस टाइप से हम कह सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले को, हमारा फॉर्मूला था K इज इक्वल टू A e पावर माइनस E अपॉन आर टी, इसका हम लेंगे लॉग, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी फॉर्मेट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो आपने इसको ln k लिख दिया, ln k इज इक्वल टू ln A e माइनस E अपॉन आर टी। अब देखिएगा हमारा एक फॉर्मूला होता है ln m n, इसका मीन्स होता है ln m प्लस ln n। ओके, अब आप देख सकते हैं इस ln a e पावर माइनस E अपॉन आर टी को आप कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हैं ln a फिर प्लस ln e, इसके बाद इसमें माइनस E अपॉन आर टी। ये जो माइनस E अपॉन आर टी को आप यहाँ पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं ln a, तो ये प्लस है ये माइनस है E अपॉन आर टी, ठीक है, फिर ln e, और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये बनेगा ln k माइनस E अपॉन आर टी प्लस ln a, ये तो प्लस ln a है। ln e का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 के इक्वल होता है। 1 क्यों होता है, देखिए ln का मीन्स होता है, मैंने आपको बताया था log e, इसका बेस e है, e का मतलब यहाँ पे भी e है, e इसका वैल्यू है, और जब बेस और यहाँ पे जो जिसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ओके, इस टाइप से रहेगा। तो लास्ट फॉर्मूला आपका बनेगा ln k इज इक्वल टू माइनस E अपॉन आर टी प्लस ln a। अब आप देखिए इक्वेशन कैसी है, अब आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये y है, ये है इज इक्वल टू, फिर माइनस माइनस की जगह है m का मतलब ये है E अपॉन आर टी, ए अपॉन आर m है, फिर 1 अपॉन टी यहाँ पर x है, और c यहाँ पर ln है, c यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए c यहाँ पर इंटरसेप्ट है, देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए
कि ln के और 1/t में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये आपका वैल्यू x है, ये वैल्यू आपका y है, इनमें जब ग्राफ प्लॉट करेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर साइन के सारा नेगेटिव आ रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पर ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ln k का, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरसेप्ट है जिसको हम ln k कहेंगे, इसका स्लोप जो है वो है -EA/r हो जाएगा। इस टाइप से आप इसमें इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एग्जाम्स में कई बार ग्राफ भी इसके अंदर पूछ सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ को समझिएगा। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर इस इक्वेशन को हम राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन था ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। तो वी कैन से हियर एट टेम्परेचर T1, तो यहाँ पर ln क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। तो ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA/R 1/T1, इक्वेशन नंबर 3। At temperature T2 we can say ln K2 is equal to ln A minus EA/R 1/T2, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या किया, T1 टेम्परेचर पर तो ये ln K1 है, T2 टेम्परेचर पर ln यहाँ पर क्या K2 है। तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें से 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। इस टाइप से हो जाएगा क्योंकि EA/R जो कॉमन हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो ln K2 माइनस ln K1 को आप ln K2/K1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का जो रेशियो हमने डिफाइन किया है। आगे हम क्या करेंगे, इस ln को कन्वर्ट करेंगे लोग में, और मैंने आपको बता रखा है जब भी आप ln को लोग में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो देख लीजिएगा कि हमारी इक्वेशन था ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहाँ पे इसको लोग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लोग इसको लिखेंगे, फिर K2/K1 इज इक्वल टू EA/R, ये आपका 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन। तो देखिएगा लोग K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। अब आप देख सकते हैं लोग K2/K1 EA/2.303R, यहाँ पर T2 माइनस T1/T1 T2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन नंबर आपको 6 यहाँ पर मिलेगी। और ये आपका इक्वेशन RNS इक्वेशन है, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के साथ ही अपने लोग K2/K1 मीन्स रेट कांस्टेंट का रेशियो आपने डराइव किया है। तो इस टाइप से ये होता है RNS इक्वेशन, इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट और साथ में इसका कंसेप्चुअल और आपका जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट भी हमने इसका देखा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से वॉच किया होगा और कम्प्लीटली दोबारा भी इसको वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते रहिएगा और देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी। एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।